दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ जनहित की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव ने सियासी इतिहास में एक नया अध्याय आज जोड़ दिया है। बीजेपी ने न सिर्फ जबरदस्त जीत दर्ज की, बल्कि ठाकरे परिवार के सबसे मजबूत किले मुंबई नगर निगम बीएमसी पर कमल खिला दिया है। 3 दशक से जिस बीएमसी के सहारे ठाकरे नाम की सियासी ठसक मुंबई में थी, वो किला अब पूरी तरह से ढह चुका है। शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर भाजपा ने क्लीन स्वीप कर लिया है। यह जीत सिर्फ एक स्थानीय चुनावी सफलता नहीं, बल्कि देश की राजनीति के लिहाज से एक बहुत बड़ा संदेश है। दशकों तक जिन हिस्सों को लेकर बीजेपी सपने संजो रही थी, वो सपना आज पूरा हो गया है। बीजेपी की इस महाजीत के साथ देवेंद्र फडणवीस का कद महाराष्ट्र ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में भी कहीं ज्यादा ऊंचा और मजबूत हो चला है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति का पर्याय माने जाने वाला ठाकरे परिवार अब सियासी तौर पर हाशिए पर खड़ा नजर आ रहा है। विधानसभा में अपनी खोई जमीन को बचाने के लिए उद्धव राज साथ आए, मगर जनता को यह जोड़ी पसंद नहीं आई। बीएमसी हाथ से जाते ही ठाकरे ब्रांड की रीढ़ टूटती हुई दिख रही है। जिस सत्ता और संसाधन के दम पर वर्षों तक मुंबई की राजनीति मातोश्री से कंट्रोल होती रही, वो ताकत अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गई है। यह पूरी तरह से साफ है कि महाराष्ट्र की सियासी शतरंज पर मोहरे पूरी तरह से पलट चुके हैं और बाजी बीजेपी ने जीत ली है। बीजेपी ने महाराष्ट्र जीत यूं ही नहीं पाई, बल्कि पूरी सियासी पटकथा बेहद सधे तरीके से लिखी गई। वहीं दूसरी तरफ ठाकरे भाइयों के नफरती और विभाजनकारी बयान खुद उनके अस्तित्व पर भारी पड़ गए। जिस जुबान से वो सियासत चमकाने के लिए निकले थे, वही जुबान उनकी सियासी जमीन खिसका गई। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे बीजेपी ने हर मोर्चे पर सटीक चाल चली और ठाकरे परिवार अपनी ही गलतियों में उलझता चला गया। ये जीत सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, इसने बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक बीजेपी कार्यकर्ताओं के जोश को 7वें आसमान तक पहुंचा दिया है, जहां 2 महीने के बाद चुनावी शंखनाद होना है। लेकिन पहले जरा महाराष्ट्र की बिग पिक्चर आपके सामने रखते हैं। यहां सिर्फ नगर निगम नहीं जीते गए, बल्कि यहां दशकों पुरानी सियासी सत्ता संरचना को ध्वस्त किया गया है। यहां ठाकरे नाम की अकड़ टूट गई है। यहां बीएमसी का किला ढहा है और यहां बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि अब महाराष्ट्र की राजनीति सरनेम से नहीं, समीकरणों के बलबूते ही आगे बढ़ेगी। महाराष्ट्र के 29 नगर निगम में से 23 पर बीजेपी गठबंधन की जीत हो रही है, यानी 23 शहरों में बीजेपी गठबंधन का मेयर बनने जा रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसके खाते में 3 नगर निगम जाती दिखाई दे रही है। परभणी में उद्धव की शिवसेना यूबीटी और अहिल्यानगर में अजित पवार की एनसीपी आगे है। मालेगांव में इस्लाम पार्टी नाम की नई पार्टी बहुमत के करीब जाती हुई दिखाई दे रही है। अब जरा नगर निगम के तमाम वार्ड के नंबर को शामिल करें तो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि 29 शहरों में कुल 2869 वार्ड हैं और अब तक 2831 पर नतीजे या रुझान सामने आ गए हैं। बीजेपी को 1422 वार्ड में बढ़त है। शिंदे की सेना दूसरे नंबर पर है, जिसे 365 वार्ड में बढ़त मिल रही है। कांग्रेस 327 वार्ड के सहारे अभी तीसरे नंबर पर है, जबकि उद्धव की पार्टी 173 वार्ड में आगे है। उधर नफरत की राजनीति करने वाले राज ठाकरे महज 13 वार्ड में पूरे महाराष्ट्र में आगे दिखाई दे रहे हैं। अभी प्रदेश भर के लगभग 200 वार्डों के रुझान आने बाकी हैं, लेकिन माहौल पूरी तरह से बीजेपी में है। इस बढ़त से पार्टी गदगद है, उत्साह चरम पर है और जश्न जारी है। महाराष्ट्र की राजनीति में नतीजों के मायने क्या हैं, अब वो जाने। इसकी शुरुआत करते हैं बीएमसी के नतीजों से निकलने वाले बड़े सियासी संदेश से। लेकिन इन संदेशों को समझने से पहले जरा बीएमसी के नतीजे गौर से देखिए। बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी गठबंधन 227 में से 118 सीटें जीतने जा रहा है। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का गठबंधन सिर्फ 69 सीटों पर आगे है। कांग्रेस 12 सीटें जीतती हुई दिख रही है, जबकि अन्य दलों को 11 सीटें मिल सकती हैं।
और मुंबई के नतीजों से कुल 5 संदेश मिले हैं। पहले ये कि आर्थिक राजधानी मुंबई में पहली बार बीजेपी अपना मेयर बनाएगी। पहली बार मुंबई में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। ठाकरे परिवार का 30 साल पुराना दबदबा खत्म हो गया है। देवेंद्र फडणवीस मराठी हिंदुत्व के नए नायक बनकर उभरे हैं। भाषा के बहाने नफरत की जो राजनीति ठाकरे परिवार की ओर से की जा रही थी, उसे जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। बीएमसी का यह चुनाव इतना बड़ा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि देश के 9 राज्यों का जो सालाना बजट है, उससे ज्यादा अकेले इस बीएमसी का बजट है। बीएमसी में मेयर का होना मतलब एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री होने जैसा होता है, इतनी ताकत है। बीएमसी की यह लड़ाई बीजेपी जीती कैसे, अब जरा उसे भी समझिए। असल में बीजेपी ने जो किया सो किया ही। बीजेपी के विरोधियों ने जो किया उसका पूरा का पूरा फायदा पार्टी ने इस चुनाव में उठाया है। इंटरनल फैक्टर के अलावा 3 बाहरी फैक्टर भी रहे जिसने उनकी राह आसान कर दी। सबसे पहले ओवैसी की पार्टी ने हिजाब वाली मेयर के नैरेटिव को हवा दी। फिर मेयर के सवाल पर मराठी बनाम उत्तर भारतीय की सियासत गरमा दी। इसके बाद राज ठाकरे ने अन्नामलई के प्रचार के बहाने दक्षिण भारतीय समुदाय को निशाने पर लिया। इन तीनों मुद्दों पर बीजेपी ने कोई उग्र प्रतिक्रिया नहीं दी, न बयानबाजी न पलटवार, बस संदेश को वोटरों तक पहुंचने दिया और इंतजार किया। और यही बीजेपी ने अपनी चाल चली। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इन तमाम बाहरी फैक्टर को बेहद बारीकी से भुनाया है। विरोधियों की सियासत को हथियार बनने दिया और खुद चुप रहकर पूरा का पूरा फायदा उठाया। यही रणनीतिक चुप्पी बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी कुंजी बन गई है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी ने वो कर दिखाया है जो आज तक महाराष्ट्र में बीजेपी का कोई नेता नहीं कर पाया। 2014 में फडणवीस की अगुवाई में ही बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीतकर पहली बार सत्ता का स्वाद चखा और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। और अब उसी नेतृत्व में बीजेपी ने एक और इतिहास रच दिया। मुंबई महानगर पालिका जो दशकों तक ठाकरे राजनीति का गढ़ रहा, वहां पहली बार बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। बीएमसी में यह बीजेपी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में ताकत के स्थायी बदलाव का सीधा संकेत है। साफ है कि फडणवीस अब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि बीजेपी की महाराष्ट्र विजय गाथा का चेहरा बन चुके हैं। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। ये मामूली विजय नहीं, ये अतिभव्य इस प्रकार का विजय है। इसलिए ये विजय मैं सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं। बीजेपी की जीत में जो बाहरी फैक्टर रहे वो आपने गौर से देख लिया। अब जरा ये जाने कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कौन सी रणनीति तैयार की जिसने महाराष्ट्र की पूरी सियासी पिक्चर बदल कर रख दी। महाराष्ट्र की राजनीतिक नब्ज समझने वाले एक्सपर्ट ये मानते हैं कि कुल 5 ऐसे फैक्टर रहे जिस पर बीजेपी ने काम किया। इन्हीं के आसपास अपनी पूरी प्लानिंग की रणनीति तैयार की गई। पहला, टीम वर्क। दूसरा, माइक्रो मैनेजमेंट। तीसरा, युवा चेहरों पर दांव। चौथा, राष्ट्रीय अपील। और 5वां फैक्टर रहा पॉजिटिव पॉलिटिक्स का संदेश। बीजेपी ने न मिलजुल कर सिर्फ काम किया बल्कि एक टीम की तरह सबको साथ लेकर चले, अपने सहयोगियों को भी साथ में जोड़कर रखा। नतीजों को देखकर तो ऐसा लगता है कि अजित पवार को महायुति से कई जगहों पर अलग रखना भी भाजपा के रणनीति का ही एक पार्ट है। देवेंद्र फडणवीस ना सिर्फ आगे बढ़े, ना सिर्फ सबको साथ लेकर चले, बल्कि उन्होंने टीम वर्क करने के लिए सबको प्रेरित भी किया। बीजेपी ने महाराष्ट्र में इस चुनाव को जीतने के लिए युवा चेहरों पर बड़ा दांव खेला। पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में नौजवानों को प्राथमिकता दी, जिससे न सिर्फ चुनावी ऊर्जा बढ़ी बल्कि एक तरह का न्यू पॉलिटिक्स का संदेश भी गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस रणनीति ने भविष्य के लिए नए नेताओं को तैयार करने का काम भी किया। यानी बीजेपी ने सिर्फ आज की जीत नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की राजनीति की बुनियाद भी मजबूत कर दी है। यही कारण रहा कि आज दिल्ली बीजेपी दफ्तर में जब जीत का जश्न मनाया जा रहा था तब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जेन जी ने विकास का मॉडल चुना है।
बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट का सबसे शानदार उदाहरण ये तस्वीरें हैं। ये साफ दिखाती हैं कि पार्टी ने छोटे से छोटे स्तर तक कितनी बारीकी से प्लानिंग की है। उत्तर भारतीय, खासकर यूपी और बिहार के वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी ने अपने बड़े बड़े भोजपुरी सितारों को मैदान में उतारा। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह रोड शो करते दिखे। सांसद मनोज तिवारी ने छोटी छोटी सभाओं में महायुति का प्रचार किया। बिहार की नई नवेली विधायक बनी मैथिली ठाकुर जो युवा चेहरा हैं, उनको भी प्रचार के लिए लगाया गया। और यूपी के भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ मुंबई के गलियों में महायुति के लिए सभाएं करते हुए वोट मांगते हुए दिखाई दिए। यानी बीजेपी ने सिर्फ बड़े बड़े स्टार नहीं लगाए, बल्कि हर वोटर तक संदेश पहुंचाने की रणनीति को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अंजाम दिया। यही है उनकी जीत की बारीकी और सटीकता का असली कारण। जिस सेलिब्रिटी की जहां पर डिमांड रही, बीजेपी ने उसी इलाके में उसे मैदान में उतार दिया। गली मोहल्लों में नुक्कड़ सभाओं तक का आयोजन किया गया ताकि हर वर्ग, हर उम्र के वोटरों तक सीधा संदेश पहुंचे, उनसे सीधा जुड़ा जा सके। ये रणनीति काम आई। आज बीजेपी ने न सिर्फ मुंबई बल्कि आसपास के शहरी इलाकों में भी जीत की नई इबारत लिखी। शुरुआती रिपोर्ट बताते हैं कि उत्तर भारतीय बहुल हिस्सों में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने भारी बहुमत हासिल किया है। यानी राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों को जिस तरह से निशाने पर लिया, वो वोटर पूरी तरह से कंसोलिडेट हो गया और महायुति की तरफ चला गया। उसे किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा कि किसे चुनना है और किसे बाहर कर देना है। जहां उत्तर भारतीय नेता की जरूरत महसूस हुई, वहां उत्तर भारतीयों को लगाया गया और जहां दक्षिण भारतीय की जरूरत हुई, वहां दक्षिण भारतीय नेता को उतारा गया। आपको याद होगा, मैंने जनहित में आपको जानकारी दी थी कैसे तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे अन्नामलाई ने मुंबई के साउथ इंडियन बहुल मोहल्लों में प्रचार किया। खुद महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण कई कार्यक्रमों में साउथ इंडियन गेटअप में प्रचार करते दिखे। राज ठाकरे ने अन्नामलाई को रस मलाई बताकर जो निशाना साधा था, उस पर रिएक्ट करने की बजाय बीजेपी नेताओं ने चुप्पी साध ली है। इसका फायदा आज नतीजों में नजर आया और नतीजे जब सामने आ गए तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने अन्नामलाई के हाथों से रस मलाई खिलाते हुए राज ठाकरे को और ये बताते हुए कि उनकी हैसियत क्या है, इस तरह की तस्वीरें एआई से जनरेट करके शेयर की हैं। चुनाव से ठीक पहले देवेंद्र फडणवीस ने मराठी समुदाय के नेता रविंद्र चव्हाण को प्रदेश अध्यक्ष बनाया ताकि राज और उद्धव की मराठा राजनीति को कमजोर कर सके। चुनाव प्रचार के दौरान भले ही इसका प्रभाव नहीं दिख रहा था, लेकिन नतीजों ने साबित किया कि चव्हाण को कमान देना पार्टी का सही फैसला रहा। यही वजह थी कि नतीजे सामने आते ही देवेंद्र फडणवीस ने सीधे अपने प्रदेश अध्यक्ष को दोपहर में फोन लगा दिया और उन्हें जीत की बधाई दे दी। वो बातचीत सुनाए, लेकिन उसके पहले एक बयान आपको जरूर सुनना चाहिए जो दिखाता है कि कैसे पॉजिटिव पॉलिटिक्स का संदेश देकर देवेंद्र फडणवीस ने मायानगरी का मूड अपने पक्ष में कर लिया, वोटरों का दिल जीत लिया। जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं अपनी बातें औकात से ज्यादा नहीं करता। भले ही तमन्ना रखता हूँ आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं रखता। छत्रपति शिवाजी महाराज की। हर कोई जीत का श्रेय फडणवीस को दे रहा है और खुद सीएम फडणवीस ने इस बड़ी जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत करार दिया। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका यह विजय है। माइक्रो मैनेजमेंट, टीम वर्क और रणनीति का रिजल्ट आज पूरा देश देख रहा है। हर छोटा बड़ा नेता देवेंद्र फडणवीस को बधाई दे रहा है। नतीजों के बाद सीएम ने भी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण और मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष अमित साटव से बारी बारी फोन पर बातचीत की और बधाई वाली बातचीत का वीडियो भी शेयर किया। अमित, खूप अभिनंदन। खूप नाही रे, चांगलं झालं। आता काही चिंता करायचं कारण नाही, फार सुंदर केला तुम्ही, फार तुमचं अभिनंदन आहे। आता आपण बस एकदम जबरदस्त
माननीय अध्यक्ष महोदय रवींद्र चव्हाण साहेब, अभिनंदन तुमचं फार फार. तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे. त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून अभिनंदन. मुख्यमंत्री की बातचीत का हिस्सा आपने सुन लिया। बीजेपी को मिले इस शानदार कामयाबी पर महाराष्ट्र के कार्यकर्ता तो गदगद हैं ही, देश भर के बीजेपी नेता भी बेहद खुश हैं। दिल्ली में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र के लोगों को बधाई दी। लखनऊ में कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक जैसे शहरों से भी लगातार जीत की तस्वीरें सामने आती रहीं। नेता बधाई देते रहे, कार्यकर्ता रंग गुलाल उड़ाकर आज ही होली मनाते रहे। दावा कर रहे हैं कि आगे के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ही जीतेगा। इंडी गठबंधन का किला बिल्कुल तार तार होता नजर आ रहा है। जेन जी ने ये वीबी के पक्ष में मतदान दिया है। वीबी मतलब विकसित भारत। पाकिस्तान की सेना के ट्यून पर नागिन डांस करने वाली पार्टियों को जनता वोट के रूप में चोट दे रही है। और यह जीत का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। एक तरफा जीत, यह सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे भरोसा और विश्वास का ही नतीजा है कि ऐसा रिजल्ट आ रहा है। परफॉर्मेंस की राजनीति है, तो जो परफॉर्म करेगा वही जीत के आएगा। राहुल गांधी और सभी विपक्ष को अपने गिरेबान में झांकते देखना चाहिए। ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। तो मुंबई में पहली बार ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है। देश के किन किन बड़े शहरों में ट्रिपल इंजन की सत्ता है, उसके बारे में अब आपको देते हैं जानकारी। अलग अलग हिस्से जिनमें मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, गुरुग्राम, देहरादून, भोपाल, इंदौर, ये वो तमाम हिस्से हैं। इन बड़े शहरों में ट्रिपल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन का मतलब हुआ केंद्र, राज्य और नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता। नगर निगम का मुख्य काम शहर में रहने वाले लोगों की बुनियादी सुविधाओं का ख्याल रखना, मुंबई में हर साल होने वाली बारिश के पानी की समस्या से निजात दिलाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रहने वाला है, क्योंकि यही मुख्य कामकाज है। क्योंकि अब तक शिवसेना को विलेन बनाया जाता था, अब बीजेपी को इसका रास्ता खुद ही निकालना होगा। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं जरा उन हारने वालों की जो मुंबई में दुख के सागर में डूब गए हैं और ये समझ नहीं पा रहे कि उनकी ठाकरे शाही का समंदर इतना कैसे सूख गया। भाई भाई के फ्लॉप शो को कोई एक नाम ना देकर हमने कई नाम स्क्रीन पर दिए हैं। महाराष्ट्र के नतीजों को मुंबईया भाषा में बताएं तो वोटर ने उद्धव और राज की वाट लगा दी है। यह संकेत है कि दो ब्रदर मिलकर भी बंटाधार नहीं रोक सकते। यह संकेत है कि महाराष्ट्र में ठोकशाही की एक्सपायरी आ गई है और मातोश्री में बैठकर सिर्फ बातोश्री बनने से सियासत नहीं चल सकती। महाराष्ट्र के ज्यादातर निकायों में बीजेपी गठबंधन का जीतना तो बड़ी बात है ही, उतनी ही बड़ी बात है दोनों भाई साथ आकर भी बुरी तरह से हार गए। उद्धव और राज ठाकरे ने अपने सियासी वजूद के लिए हाथ मिलाया। 20 बरस की खटास पर दोनों 6 महीने से चाशनी डाले रहे, क्योंकि सवाल ठाकरे शाही को बचाने का था। मरता क्या न करता, ऐसी स्थिति थी कि अलग रहकर कुछ नहीं कर पाए तो शायद साथ आकर ही कुछ कमाल कर जाएं। मुंबई में फिल्में बनती हैं तो सियासत भी थोड़ी फिल्मी हो जाती है। 20 साल बाद दोनों भाई साथ साथ आए तो इसे ऐसा बताया गया मानो शाहरुख और सलमान खान साथ आ रहे हों, बड़ी ब्लॉकबस्टर देंगे। लेकिन बीएमसी के बॉक्स ऑफिस पर पहली ही पिक्चर पिट गई है। हवा बदलने की बातें हवा हवाई निकली और आज के नतीजों से चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी हैं। भाई भाई की फ्लॉप पिक्चर पर दोनों भाई जब बोलेंगे तब बोलेंगे। अभी आप जीतने वालों से सुने कि दोनों भाइयों ने उनकी जीत कैसे आसान कर दी। इसलिए जिस तरीके से मराठी की राजनीति, हमारे उत्तर भारतीयों के खिलाफ राजनीति और हिंदुओं को बांटने की जो गंदी राजनीति
ये मराठी के नाम पे जो चल रही थी उसको करारा जवाब हमारे मुंबई के हिंदू समाज ने इस माध्यम से दिया है। असली शिवसेना शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना है। वो भाटा पूरी तरह से मन से पूरी तरह से मुंबई से समाप्त हो चुके हैं। 30 वर्षों से जिस प्रकार से उन्होंने मुंबई का दुरुपयोग किया, मुंबई के मतदाताओं ने पूरी तरह से उनकी राजनीति को रिजेक्ट किया है। मुंबई शहर के बारे में बात करो साहब, आपके भाषण में मुंबई शहर कहाँ था? तो मुसलमानों में एक ओवैसी है जो आता है, भाषण करता है और वोट खाता है, वैसा हिंदुओं के मराठियों के ओवैसी है ये राज ठाकरे को मैं उस नजर से करता। उद्धव और राज ठाकरे का गठबंधन सिर्फ बीएमसी में था। यहां उद्धव ने कांग्रेस और एमएनएस में से एमएनएस को चुना, लेकिन राज ठाकरे इतनी भी सीटें नहीं ला पाए कि अपने भाई का सहारा बन जाते। महाराष्ट्र की हार में उद्धव ठाकरे के लिए संदेश यही है कि असली शिवसेना का उनका दावा और कमजोर हो चुका है। शिवसेना का असली कैडर एकनाथ शिंदे के साथ जा चुका है। भाषा और भावनात्मक मुद्दों की उनकी राजनीति खारिज हो चुकी है। गठबंधन की राजनीति में वो उलझ चुके हैं, गलती दोहरा रहे हैं और राज ठाकरे घाटे का सौदा है, उन्हें साथ लेने से घाटा और बढ़ेगा। नतीजे ये भी बता रहे हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई को मराठी मानुष और मराठी अस्मिता के नाम पर सिर्फ भोंपू बजाने वाला नेता नहीं चाहिए, उसे विकास का ठोस मॉडल और सियासी विश्वसनीयता भी चाहिए। इसीलिए राज ठाकरे और भी ज्यादा नकारे गए हैं। उनका हिंदू वर्सेस मराठी, मराठी वर्सेस बिहारी का नैरेटिव बुरी तरह से खारिज हुआ। बाला साहब का 7 दशक पुराना नारा निकालने से भी लगा कि राज ठाकरे की राजनीति वही घिसी पिटी हुई है। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधून रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय? तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी। अब आज के नतीजों से राज ठाकरे को भी महाराष्ट्र और मुंबई के वोटर ने साफ मैसेज दे ही दिया है और वो मैसेज ये है कि राज ठाकरे की महाराष्ट्र में कोई विश्वसनीयता नहीं है। नफरती बयानों से राज ठाकरे नेतृत्व हासिल नहीं कर सकते हैं। हिंदू वर्सेस मराठी विभाजन को महाराष्ट्र ने नकार दिया है। भाषा और प्रांत की राजनीति महाराष्ट्र को मंजूर नहीं है। ठाकरे विरासत का विकल्प राज ठाकरे नहीं है। राज ठाकरे की राजनीति में वैसे भी टर्न से ज्यादा यू टर्न नजर आते हैं। 2014 में वो पीएम मोदी के प्रशंसक बने थे, लेकिन 2019 में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ रैलियां की। 2024 में वो फिर बीजेपी को बिना मांगे समर्थन देने पहुंच गए थे, बाद में फिर खिलाफ हो गए और इस बार तो घूमकर वही भाई के पास पहुंच गए जिससे झगड़कर अपने घर से वो 20 साल पहले निकले थे। और अब कांग्रेस की दशा पर भी जरा बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में देश की सबसे पुरानी पार्टी के हाथ में कितनी शहरों की सत्ता आई, इसे देखना बेहद दिलचस्प है। आपको ताज्जुब होगा कि महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के नतीजे कांग्रेस की उम्मीदों से उलट आए हैं। कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं रही होगी कि वो तीसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने आज वोटों की गिनती शुरू होते ही सोशल मीडिया में वोट चोरी का फ्यूज बम फिर से फोड़ा। शायद तब तक राहुल भी अनजान थे कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी को भी पछाड़ दिया है। आज के नतीजों में कांग्रेस की कामयाबी का अंक गणित आपको दिखाएं, उसके पहले आप दिल्ली से आई तस्वीर देखिए जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास की है, जहां आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई। लेकिन इसका मुद्दा महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे नहीं, असम विधानसभा चुनाव था। अच्छी बात है कि कांग्रेस आगे की सोच रही है, लेकिन हैरानी इस बात की है क्या कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे कोई मायने नहीं रखते। खुद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि एक नहीं बल्कि 5 शहरों में उनके मेयर बनने जा रहे हैं, लेकिन लगे हाथ वो आलाकमान की वोट चोरी वाली लाइन भी दोहराना नहीं भूलते। आज के नतीजों पर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने क्या बयान दिया है, सुनिए। 5 जगह महापौर कांग्रेस पार्टी का बैठेगा और इसके अलावा तकरीबन 10 जगह हम सत्ता में सहभागी होंगे। मगर सत्ता हमारे लिए गौण है, विचार का संघर्ष जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा संविधान खतरे में है, गणतंत्र भी खतरे में है और चुनाव आयोग जो है अपना काम नहीं कर रहा है। मूलतः आए हुए जो नतीजे हैं वो नतीजे एक फिक्सिंग के तहत आए हुए नतीजे हैं।
तो फिक्सिंग उस स्थिति में भी फिक्सिंग तो बरकरार दे रही थी। संवैधानिक तरीके से देश चलना चाहिए, मगर इनकी इसी हरकतों के कारण बड़ी अराजकता की दिशा में अपने देश को बदकिस्मती से सरकार लेके जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी की यही विडंबना है कि एक तरफ जीत के दावे भी करती है, फिर जीत पर अविश्वास भी जता देती है। अब देखिए महाराष्ट्र में आज कांग्रेस के लिए क्या संदेश निकल कर आया है। कुल पार्षदों के लिहाज से कांग्रेस तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। उसे शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार के एनसीबी से भी ज्यादा सीटें आई हैं। लातूर में कांग्रेस ने अकेले दम पर बहुमत हासिल किया है, यानी यहां कांग्रेस का मेयर बनना तय है। लातूर कांग्रेस का ही गढ़ था, पर बीजेपी ने एक वक्त पर उससे छीन लिया था। भिवंडी, कोल्हापुर और चंद्रपुर में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। पिछली बार भिवंडी में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया था, कोल्हापुर में एनसीपी के साथ सत्ता हासिल की थी, तो चंद्रपुर में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी। कुल 29 महानगर पालिकाओं में से 8 में पार्टी का खाता नहीं खुला है, जबकि बीएमसी में कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी के तौर पर सामने आई है। उसे दोनों एनसीपी और राज ठाकरे की एमएनएस से ज्यादा सीटें हासिल हुई हैं। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी की सुनामी में कांग्रेस उड़ गई है, लेकिन इसी सुनामी में असदुद्दीन ओवैसी की पतंग खूब उड़ी। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, जिसके ओवैसी फैक्टर को हम डिकोड करने जा रहे हैं। लेकिन पहले ओवैसी की पार्टी के ऐतिहासिक प्रदर्शन के आंकड़े आपके सामने रखते हैं। एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र के नगर निगमों में 95 सीटें जीत ली हैं। बीएमसी में एआईएमआईएम ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। छत्रपति संभाजीनगर में एआईएमआईएम 24 सीटों पर जीती। मालेगांव में भी एमआईएम 20 सीटें जीत चुकी है। सोलापुर, धुले और नांदेड़ में 8-8 सीटों पर कैंडिडेट ने जीत हासिल की है। एआईएमआईएम के इस परफॉर्मेंस ने कैसे बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में भूमिका निभाई है और कैसे ओवैसी ने महाविकास अघाड़ी को दिया है बड़ा झटका, उसको बताती हुई यह रिपोर्ट देखिए। क्या बोल रहे हैं? पतंग को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे मौलाना, तुम और मैं खत्म हो जाएंगे। पतंग सुबह कयामत तक आसमानों पे रहेगी महाराष्ट्र हिंदुस्तान के। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन बीजेपी को अपनी इस जीत का थोड़ा बहुत क्रेडिट तो असदुद्दीन ओवैसी को भी देना चाहिए, जो महाराष्ट्र में घूम घूम कर बुर्के वाली मेयर से लेकर बुर्के वाली प्रधानमंत्री वाला सपना मुसलमानों को दिखा रहे थे। मजलिस चाहती है कि नांदेड़ से मजलिस का मेयर बने। मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी के बाद इंशाअल्लाह एक हिजाब पहनने वाली मोहतरमा या लड़की इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। अब भले ही ओवैसी का बुर्के वाली मेयर वाला सपना पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उनकी पार्टी ने महाराष्ट्र में जगह जगह बीजेपी मेयर बनवाने में तो अपना पूरा रोल निभा ही दिया है। नतीजों से क्लियर है कि कई मुस्लिम बहुल वार्ड्स में एआईएमआईएम ने एमवीए के वोट काटे, जिससे महायुति को आसान जीत मिली। बीएमसी, जिस पर पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से शिवसेना का दबदबा रहा है, वहां अब बीजेपी का राज चलेगा, जिसमें ओवैसी की पार्टी का भी योगदान है। वार्ड नंबर 136 पर एआईएमआईएम के जमीर कुरैशी ने जीत हासिल की। वार्ड नंबर 137 में एआईएमआईएम के समीर रमजान पटेल विजयी रहे। तीसरी जीत वार्ड नंबर 145 से आई, जहां एआईएमआईएम की खैरनुसा अकबर हुसैन ने जीत हासिल की। एआईएमआईएम को चौथी जीत वार्ड नंबर 134 में मिली। इस सीट से एआईएमआईएम की महजबीन अतीक अहमद जीती। वार्ड नंबर 138 से रोशन शेख विजयी हुए हैं और वार्ड नंबर 124 से सकीना अयूब शेख जीत गई। ओवैसी की पार्टी भले ही बीएमसी में 6 सीटें जीती हैं, लेकिन उसने बीजेपी को कई सीटें जितवाने में मदद की है। अगर कांग्रेस ठाकरे की पार्टी
दोनों ठाकरे की सब एक साथ मिलकर लड़ते तो हो सकता है भाजपा विरोधी वोट उनकी अनुपात बढ़कर फायदा हो जाता। लेकिन कांग्रेस भी अलग से लड़ी है, यानी कुल मिलाकर सिर्फ एमआईएम को भाजपा की बी टीम कहना कहां तक उचित होगा, ये चुनावी नतीजों के बाद ये सोचने वाली बात है। विपक्षी पार्टियां ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम क्यों कहती है, ये महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजों ने बता दिया है, जिसमें ओवैसी की पार्टी ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया और महाविकास अघाड़ी का गेम बिगाड़ दिया। कैसे, अब ये समझिए। ओवैसी ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मुसलमानों को जोड़ने वाले मुद्दे उठाए। ओवैसी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर जमकर प्रचार किया, जिससे महाविकास अघाड़ी का मुस्लिम वोट कटा। ओवैसी ने लोकल इश्यूज जैसे कि शिक्षा और रोजगार को मुद्दा बनाया और जिन्होंने इनको भगाया। और हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी ओवैसी ने वक्फ कानून और फिलिस्तीन जैसे मुद्दे उठाकर मुसलमानों को पोलराइज किया, जो बीजेपी के हक में गए। मैं नहीं बोला 15 मिनट, ना मैं 15 बोला। हाँ, किसी के 15 बच्चे हैं तो कोई बात नहीं। ऐसा दबाना मशीन को, तू गाड़ी पे एक मुक्का मारा 4 ले, तू वक्फ का कानून बनाया ये 4 ले, तू मेरे को बांग्लादेशी बोला ये 4 ले। जानकारों का कहना है कि ओवैसी के बयानों से एक तरफ मुसलमानों का रुझान एआईएमआईएम की तरफ बढ़ा, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने ओवैसी के बयानों के जरिए हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को धार दी। इससे बीजेपी को हिंदू वोटों के एकीकरण का अवसर मिल गया। ओवैसी के बुर्के वाली मेयर और बुर्के वाली प्रधानमंत्री वाले बयान को तो बीजेपी ने चुनाव का मुद्दा ही बना दिया था। मोहतरमा, यह लड़की इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी साहब, वो प्रधानमंत्री वाला ख्वाब तो अभी ख्वाब ही रहने वाला है। जो हकीकत है वो करके दिखा दीजिए। जरा अपनी पार्टी की सदर किसी बुर्के वाली महिला को बना के दिखा दीजिए, तो समझ में आ जाए कि आपकी बात में कितनी सदाकत है। अब महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव नतीजे आ गए हैं, तो बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर एआईएमआईएम ही है, जिसकी परफॉर्मेंस की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। मालेगांव नगर निगम में ओवैसी की पार्टी 20 सीटों के साथ नंबर 2 बन गई है। संभाजी नगर निगम में 16 सीटें हासिल की हैं। धुले में एआईएमआईएम ने 74 सदस्यों वाली नगर निगम में 8 सीटें जीती हैं। अमरावती नगर निगम में एआईएमआईएम ने 3 सीटें जीती। जालना में एआईएमआईएम नगर निगम की 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। एआईएमआईएम का 29 नगर निगम में 95 से ज्यादा सीटों पर कब्जा होने जा रहा है। जीते हम, अल्लाह का करोड़ों एहसान मानता हूं मैं तमाम वोटर्स का, जिन्होंने हमको वोट दिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह हमको यकीन है, उम्मीद है कि आगे भी और अच्छा हमारा प्रदर्शन, अभी रिजल्ट अच्छा आने वाला है। एआईएमआईएम का ये प्रदर्शन महाविकास अघाड़ी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाकर ही ये परफॉर्मेंस दी है। बीएमसी में एआईएमआईएम ने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुस्लिम वोटर्स को विभाजित किया। छत्रपति संभाजी नगर में एआईएमआईएम ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट काटे। मालेगांव में इस्लामी पार्टी के बाद एआईएमआईएम दूसरे नंबर पर है, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। नागपुर नगर निगम में भी एआईएमआईएम कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाकर 4 सीटें हासिल कर चुकी है। कई सीटों पर कांग्रेस को हरवा चुकी है। ओवैसी ने प्रचार के दौरान भी महाविकास अघाड़ी पर एंटी मुस्लिम होने का आरोप लगाया था, जिसका असर भी नतीजों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तुम अखिलेश की साइकिल पे बैठे गम पे पंडिला मारे, वहाँ कुछ नहीं हुआ तो कांग्रेस में आ गए तुम। और क्या बोल रहे, पतंग को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे मौलाना, तुम और मैं खत्म हो जाएंगे। पतंग सुबह कयामत तक आसमानों पे रहेगी महाराष्ट्र हिंदुस्तान के। समझे आप? समझे नहीं समझे? फिर समझाता हूं। एक उद्धव ठाकरे, एक शिंदे, एक अजीत पवार, एक मोदी,
एक कांग्रेस, एक ऑटो, एक सीटी, और पूरे ये समझ रहे कि 7 शेर को घेर लिए तो कुछ होता। देखो शेर शेर ही होता, और तारीख हमेशा गवाह है कि जब कभी भी फसादात होते पूरे एक होके हमला करते। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में एआईएम और ओवैसी का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर था, क्योंकि इस परफॉर्मेंस की पिच तो महाराष्ट्र नगर परिषद और स्थानीय निकाय चुनाव में ही तैयार हो गई थी, जिसमें ओवैसी की पार्टी ने जबरदस्त एंट्री मारी थी। नगर परिषद चुनाव में एआईएमआईएम बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर रही थी। एआईएमआईएम ने 83 कॉर्पोरेटर या काउंसलर पद जीते थे, एक म्यूनिसिपल काउंसिलिंग प्रेसिडेंट पद हासिल किया था, और इसके फौरन बाद नगर निगम चुनाव का प्रचार शुरू हुआ तो ओवैसी ने पूरा फोकस महाविकास अघाड़ी के खाते से मुसलमानों के वोट खींचने पर किया, जिसका नतीजा अब सबके सामने है। तुम तारीख का वो हिस्सा बनोगे कि तुम सारी दुनिया को पैगाम बता दोगे कि हम 2 बार हारे मगर तीसरी बार हम कामयाब होंगे, और उसके बाद हर बार कामयाबी होगी, हर बार कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का पूरा फोकस मुस्लिम बहुल वार्ड्स पर था। सिर्फ उन 100-150 वार्ड्स पर फोकस किया जहां मुस्लिम वोटर्स 18 से 20% थे, और सबसे ज्यादा उम्मीदवार उन सीटों पर उतारे जहां मुस्लिम वोटर्स 40 से 50% यानी निर्णायक भूमिका में थे। महाराष्ट्र नगर निगम में ओवैसी की पार्टी की परफॉर्मेंस से विपक्षी दलों का टेंशन में आना लाजमी है। अब विपक्ष भले ही टेंशन में हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो पार्टी के मूड में ही होंगे, जो अब विधानसभा चुनाव से लेकर लोकल चुनाव तक में मुस्लिम वोट बैंक के दम पर दमदार परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं, और साथ में बीजेपी का काम भी आसान किए जा रहे हैं। चुनाव खत्म हो गए, रिजल्ट सामने आ गया, लेकिन सियासत उस स्याही पर शिफ्ट हो गई है जो वोटर की उंगलियों पर लगाई जाती है। महाराष्ट्र के नतीजों के बाद विपक्ष ने मिलकर चुनाव आयोग पर हमला बोल दिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भी वोटों की चोरी की गई है। अब चुनावी स्याही की ये सियासत किस तरह से और चटक रंग लेती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र की चुनावी बिसात पर, उसको बताती हुई अगली रिपोर्ट देखिए। बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के नतीजों ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में फिलहाल बीजेपी और महायुति का दबदबा बरकरार है। लेकिन महाराष्ट्र से आज आए नतीजों के साथ एक बार फिर विपक्ष का वोट चोरी वाला मुद्दा भी सामने आ गया। बीएमसी के साथ 28 नगर निगम चुनाव के वोटों की गिनती शुरू होते ही सोशल मीडिया पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सुबह 10:40 पर एक पोस्ट की, जिसमें राहुल ने महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए इलेक्शन कमीशन पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने बीएमसी चुनाव में उंगली पर लगी स्याही मिटाने की एक खबर शेयर करते हुए लिखा, चुनाव आयोग द्वारा नागरिकों को गुमराह करना ही हमारे लोकतंत्र में विश्वास के पतन का कारण है। वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के इस हमले की वजह है कल बीएमसी चुनाव की वोटिंग में इस्तेमाल किया गया एक मार्कर पेन, जिसे लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि उसकी स्याही आसानी से मिट जाती है। अरे भाई, जब चोरी करके सब काम करना है, चोरी करके चुनाव जीत लेना है, तो उसमें माहिर हैं चोरी करने में। नेल पे सब इंक मिटा रहे हैं, मार्कर से मिटा रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस के अलावा उद्धव की शिवसेना यूबीटी, राज ठाकरे की एमएनएस, शरद पवार की एनसीपी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दल स्याही की बजाय मार्कर का प्रयोग करने पर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कल ही शिवसेना उद्धव गुट के नेता साईनाथ दुर्गे ने
वोटिंग के बाद अपनी 2 तस्वीरें साझा की थी। दावा किया कि पहली तस्वीर मतदान के ठीक बाद की थी, जिसमें मार्कर का निशान नजर आ रहा था, लेकिन दूसरी तस्वीर में उनकी उंगली से मार्कर वाली स्याही मिट गई। और अब आज का जनहित मंत्र। सफल होने का कोई रहस्य या फॉर्मूला नहीं होता, ये आपकी तैयारी, मेहनत और नाकामी से सीखने का नतीजा मात्र है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।